स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि हमारा क्या है चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो हम पहले चैप्टर के नेम को ही एक्सप्लेन करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब हम जो भी इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी दो सब्सटेंस के बीच में जो भी रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन होगा। क्योंकि कोई भी एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस से क्या होता है, रिएक्शन करता है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन ही दे रहा है। और उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, रिलेटेड सारी टॉपिक को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो वैसे भी ये वीडियो चैप्टर एक्सप्लेनिंग है, तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझोगे। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले सारे डालती रहूँ। और जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे आपको प्रोवाइड करूँगी। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा इसमें क्या दे रखा है, कंसीडर फॉलोइंग द सिचुएशन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन वैन। देखो आप अगर नोटिस करोगे तो क्या होता है, डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है आपके आसपास क्या होती है, घटती रहती है, या कोई भी चेंज होता ही रहता है। आप डेली नोटिस करते हो तो क्या होगा, आपके आसपास क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहेगा। जिसमें आपका क्या आता है, जैसे फर्स्ट है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग समर। जब आप समर के दिनों में क्या करते हो, मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो, तो आपको क्या दिखता है कि कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, फट जाता है, मतलब कि उसमें थिकनेस आ जाती है, दही के जैसा हो जाता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या हुआ है, दूध से दही में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि वो कैसा बन गया, सोर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, ये भी आपका डेली लाइफ में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सेकंड, अगर आप नोटिस करते हो, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोर्ड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर आप नोटिस करोगे तो जो लोहे के तवा होता है, पैन होता है, और जो नेल लोहा होता है, कील होता है, अगर आप उसको क्या करोगे, ऐसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब जैसे बारिश हो जाता है, चारों तरफ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडापन होता है, गीला गीलापन होता है, मतलब कि ये जैसा एटमॉस्फेयर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जब हम इसमें इन चीज़ों को लोहे से रिलेटेड, मतलब कि लोहे की बनी कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे मौसम में बाहर रखते हो, तो जाहिर सी बात है, बाहर क्या कहीं भी आप रखो, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर लोहे की चीज़ें रखी जाएगी तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें उस पर क्या करेगा, एक ब्राउन कलर का लेयर कवर कर देता है। ब्राउन कलर का जो लेयर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसे मतलब जंग बोला जाता है। आगे है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं, मतलब कि सड़ने शुरू हो जाते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे गलने लगते हैं। एंड फूड इज़ कुक। जब हम फूड कुक करते हैं तो क्या होता है, वो भी क्या है, एक कन्वर्जन ही है। अगर आप देखते हो तो पहले वो कच्चा होता है, फिर बाद में हम उसको पकाते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है, वो उसको जाहिर सी बात, तो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। और जो फूड है उसका हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना। अब हमारी बॉडी में जैसा कि आपको पता है कि जो स्टमक होता है वो क्या करता है, HCl एसिड कंटेन करता है। तो HCl एसिड कंटेन करता है, तो जो भी हम फूड क्या करते हैं, जब उसको खाते हैं तो वो क्या होता है, स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, उसमें आपको डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करेगा, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे सारे फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। एंड 4 है रिस्पायर। जब हम सांस लेते हैं, जब भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता ही होता है। तो ये सारी क्या थी, ये सारे आपके जो भी एग्जाम्पल थे, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड थे, और आप नोटिस करोगे तो ये सारी चीज़ें होती ही है। आगे हम देखते हैं। अब इसमें हम देखो सिचुएशन को हमने क्या किया, द नेचर एंड आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हु हैव समवट चेंज। हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया, पहले ये सारी चीज़ें देख ली कि नेचर में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी सिचुएशन कैसे होती है, इनमें क्या चेंज होता है। तो वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। और हमने क्या कर रखा है, जो फिजिकल चेंजेस होता है, फिजिकल चेंज एंड जो केमिकल चेंज होता है, ये हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ रखा है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, पी से फिजिकल, मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें इंक्लूड हो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिसके साइज, शेप, स्टेज एंड कलर में चेंज हो, वो क्या होती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर कहीं पे ये सारी प्रॉपर्टी आपको दिखती है, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। एंड अगला है केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ऐसा चेंज जो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, दूध से दही का जमना, तो दूध से दही में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, दही से दूध तो बना नहीं सकते, मतलब कि एक ऐसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें एक आपको नया सब्सटेंस मिलता है, मतलब बनता है। और फिजिकल में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वो रिवर्सिबल होता है, उसको आप दोबारा से गेट कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में आप दोबारा से गेट नहीं कर सकते हो। आगे हमें इसमें क्या दे रखा है कि वी कैन से केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारी चेंजेस है, फिजिकल, केमिकल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब ये सारी घटनाएं होती है। ये देखो, जैसे कि वैन एवर यहाँ पे केमिकल चेंज अकर, जब केमिकल चेंज होता है तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है।
एंड आगे हम देखते हैं कि चलो हम ना इसको अब एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक बर्नर लेना है, उसके बाद एक यहाँ पे ग्लास लेना है, ग्लास बाउल लेना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन और एक टंग लेना है जो कि क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के काम आएगा। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ पे बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये एयर में क्या होता है, एयर में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, एयर में हमारे O2 प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या कर देगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा हमें। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस वे में मिलेगा, वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में यही दिखाया गया है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे रिएक्शन बताती हूँ, आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है, बर्न किया है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, आपको मिलता है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको एक वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने जब उसको बर्न किया तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो क्या होगा, रिएक्ट करके आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, आपके फर्स्ट एक्टिविटी में ये बोला जा रहा है। सेम यहाँ पे वही बोला गया जो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, इसमें डाइजलिंग विद वाइट फ्लेम के साथ क्या होता है, ये चेंज हो जाता है वाइट पाउडर में, और ये जो वाइट पाउडर होता है यही क्या होता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब रिएक्शन होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एयर के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होता है तो आपको जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब हमें यहाँ पे एक थर्ड एक्टिविटी, यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड एक्टिविटी में हमें क्या कह रहा है कि हमें एक मतलब कि कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क का मतलब क्या होता है, जो कोन के शेप में बने होते हैं फ्लास्क। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये गिवन है, कुछ इस तरीके का होगा, ये आपके होंगे कॉनिकल फ्लास्क। जब हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे तो उसमें हमें क्या ऐड करना है, जिंक ग्रेनुअल्स ऐड करना है। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जिंक के थोड़े से टुकड़े लेने हैं एंड टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और उस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से क्या करना है, हमें उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि यहाँ पे HCl को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और H2SO4 मतलब कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने की बात की जा रही है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एनीथिंग, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग जिंक ग्रेनुअल, क्या आप जिंक ग्रेनुअल के चारों ओर कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल अपने यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, यस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट मिल रहे हैं, तो ये आपके नीचे जिंक ग्रेनुअल्स है, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे बबल्स ये आपको यहाँ पे देखो दिख रहे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हमने जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड किया तो जाहिर सी बात है रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होगा तो उसमें आपको चेंज मिलेगा देखने के लिए। तो आगे हमने इसमें क्या किया है कि हमने ये जो 3 एक्टिविटीज़ है हमने इसको ऑब्जर्व किया है, और हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है टेक प्लेस, की केमिकल रिएक्शन होता ही है। आगे देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या कर रहा है कि चेंज इन स्टेट, जब स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस का इवैल्यूएशन हो रहा हो, मतलब कि किसी भी रिएक्शन से अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। अब देखो टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा, जब आप मान लो जैसे कि आपने वाटर लिया और उसको क्या किया है, गैस फ्लेम पे रख दिया, आपका जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही उसका क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर होगा। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो वाटर क्या करने लगेगा, बॉईल करने लगेगा, और जब फ्लेम कम होगा तो वाटर क्या होगा, नॉर्मल होगा और गर्म हो रहा होगा। तो इस रिएक्शन, इस बात से आपको ये पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसमें टेम्परेचर जो भी वाटर का हमने लिया था तो वाटर का भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। आगे हमारा क्या है कि हम जब हमने क्या किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि चारों तरफ क्या होता है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता ही रहता है, और वो क्या करता है, हम इसमें ऐसे ही केमिकल रिएक्शन और सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आ जाओ, हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन है, हमारा फर्स्ट टॉपिक ही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेम, अभी यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी को आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के इन ऑक्सीजन में तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और द केमिकल रिएक्शन इन सब्सटेंस फ्रॉम इट क्वाइट लॉन्ग, और ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग समय में फॉर्म होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो शॉर्टर फॉर्म होता है तो इसका शॉर्टर फॉर्म हम क्या लिखेंगे, ये होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, बॉडी इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक चीज़ आपको ये न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा कि जो इधर वाली साइड होती है, ये साइड, और जो ये वाली साइड होती है, इस वाले को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्म होगा, जो आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा वो आपका क्या, सॉरी, जो इधर का
सब्सटेंस होगा वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होता है, और जो इधर का होता है वो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब जो आपको मिला वो आपके राइट हैंड साइड में मिलेगा, और रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्ट करने वाला है, जो रिएक्शन करने के लिए तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बता रखा है। द सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज इन द इक्वेशन रिएक्शन फर्स्ट। हमने रिएक्शन फर्स्ट में देखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे, हमारे रिएक्टेंट थे। एंड न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो हमारा न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट मिला है हमें। एंड अ वर्ड शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एरो प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड। देखो जब हम रिएक्शन को शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एरो के थ्रू दिखाते हैं, बीच में हम एरो दिखाएंगे कि हाँ हमारा ये हमें प्रोडक्ट मिला है। आगे हमें ये कह रहा है कि जो देखो जो ऊपर बता दिया गया कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आपके राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, हम लिखना सीखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। क्या यहाँ पे कोई शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशन को शो करने के लिए। तो केमिकल इक्वेशन मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंसीड द वर्ड। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को अगर हम ध्यान मतलब देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्ड में लिख सकते हैं। एंड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका जो वर्ड इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। वर्ड इक्वेशन का मतलब हम इसको सिंपल फॉर्म को यूज़ करके हम उसका रिएक्शन शो करते हैं, जो कि आपको ये ऊपर बता चुकी हूँ मैं। आगे देखो, अब हमने देख लिया केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्या होता है, कि जब रिएक्टेंट मिलता है तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है। अब उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है और जो रिएक्टेंट होता है, क्या उसके एटम्स नंबर ऑफ एटम दोनों एलिमेंट के इक्वल होते हैं। राइट हैंड साइड हम देखते हैं, जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या हमें दोनों साइड के जो एटम्स है क्या उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, नहीं होंगे, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये देखा जाता है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, दोनों के क्या है, इक्वल है, तो वो वाला इक्वेशन होता है आपका बैलेंस। अगर इक्वल नहीं है तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। बिकॉज मास इज़ नॉट सेम ऑन केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे दे रखा है बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जो मास होता है, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो चीज़ है कभी भी नहीं होने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का रूल अगर आपको पता है तो उसमें यही बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इसलिए दोनों का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। एंड केमिकल रिएक्शन फॉर इक्वेशन। अब देखो, जब अनबैलेंस इक्वेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एंड बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। अब हम क्या करते हैं, अगला हम पॉइंट ये देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मैं आपको इसमें अपने तरीके से समझाती हूँ, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप दे रखा है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा आपको, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें दे रखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो मास होता है ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज़ टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें जो भी टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट का भी होगा, सेम, दोनों साइड हमारा सेम होना चाहिए। और देखो आगे यही बोल रहा है कि हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट का मास ऑफ एलिमेंट है वही सेम आपका किसका होना चाहिए, रिएक्टेंट का भी मास ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर। आगे इसमें ये देखो, आगे हम ये देखते हैं, कुल मिला के आपको ये बताया गया है कि जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो आपका प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के जो मास होंगे वो इक्वल ही रहेंगे जो भी रिएक्शन हो जाए। ठीक है, इसका जो मास होगा रिएक्टेंट के टाइम वो प्रोडक्ट में भी सेम रहेगा। आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है। आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो एलिमेंट के सेम होने चाहिए। ठीक है, रिमेन सेम। आगे देखो हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन किया हुआ है, वर्ड इक्वेशन है, जिसे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसे, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन का हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे टेबल, आपको ये गिवन है, मैं इसी टेबल में आपको कंप्लीट बता देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो पहले तो हम ये करते हैं कि पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले वाला जो कॉलम होगा हमारा एलिमेंट होगा, सेकंड वाले में हम रिएक्टेंट लेंगे, थर्ड वाले में हम प्रोडक्ट लेंगे, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। मेन आपको यही ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है, हमें पता है कि ये वाली जो साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपकी ये वाला क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। तो आप कभी भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन सीखोगे तो हमेशा आपको लेफ़्ट एंड राइट का पता होना चाहिए। तो ये जो होता है लेफ़्ट एंड राइट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और रिएक्टेंट कौन सा होता है, प्रोडक्ट कौन सा होता है। देखो एक रिएक्टेंट का सबसे ईजी तरीका बताती हूँ आपको। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ मैं, कि जो यहाँ पे ये क्या होता है आपका, ये आपका प्रोडक्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है और जो आपका रिएक्टेंट होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्लियर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब आपको जब राइट एंड लेफ्ट साइड पता है तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यही चीज़ इसमें एलिमेंट वाला जो हमारा कॉलम है, हम इसमें ये सबसे पहले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो हमारे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जिंक है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है एंड हाइड्रोजन है। हमारे 4 एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो देखो जो आपका रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे, तो इसमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इन कॉलम में एलिमेंट जहाँ लिखा वहाँ पे एलिमेंट, सबसे पहले हमने जिंक मेंशन किया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, हमने चारों ले लिए। अब हमारा क्या है, रिएक्टेंट की बात हो रही है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये गिवन है। अब इसमें हम देखते हैं जिंक कितने हैं। जिंक का नंबर ऑफ आइटम 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 2, तो हमने हाइड्रोजन 2 लिख लिया। सल्फर कितना दिख रहा है आपको, 1। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सल्फर क्या दिख रहा है, 1। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ये देखो, ठीक है, इनको ही बोलते हैं हम नंबर ऑफ आइटम्स। यही आपके होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जिसे मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। तो अब इन्हीं को ही हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिखा है। देखो जिंक 1 मैंने यहाँ जिंक 1 बता दिया, हाइड्रोजन 2 आपको बता दिया, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब जब आपने ये नोटिस कर लिया कि यहाँ पे आपके रिएक्टेंट में जिंक 1 है, तो आपकी जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट है वहाँ पर भी जिंक 1 ही होना चाहिए। तो देखो हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट पे एक बार नज़र मारते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट था। अब इस प्रोडक्ट में देखो आप नोटिस करो, 1 मिनट में थोड़ा पेन का साइज़ कम कर लेती हूँ, क्लियर, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, इधर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट में देखो जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये हम क्या कर लेंगे, अपने इस वाले साइड में लिख लेंगे। ये देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जिंक 1 है, हमने जिंक 1 लिख लिया। सल्फर हमारा क्या है, 1 है, तो हमने सल्फर के सामने वाले में 1 लिख लिया। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के सामने हमने 4 लिख लिया। और क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब हमने हाइड्रोजन 2 लिख लिया। तो आपने इस टेबल में कुछ नोटिस किया होगा कि दोनों ही टेबल, मतलब कि हमारा जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है, उसमें जिंक देखोगे तो क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। हाइड्रोजन में दोनों में ही लेफ्ट एंड राइट में सेम है। और क्या कहते हैं, सल्फ़र का भी दोनों में सेम है और ऑक्सीजन का भी दोनों साइड सेम है। तो कुल मिला के जो आपका ये रिएक्शन हुआ था, ये आपका एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब दोनों तरफ जब आपके नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मास इक्वल हो तो क्या होगा, वो बैलेंस इक्वेशन होगा। हमने क्या कर दिया, आपको बैलेंस इक्वेशन ही समझा दिया। अब एक यहाँ पे अनबैलेंस दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे नोटिस करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, आयरन ऑक्साइड का आपको दिया गया है। यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे आप नोट करोगे तो आयरन क्या है, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। लेकिन यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे आयरन कितने हो गए आपके, 3 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो कुल मिला के ये है कि जब हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे आपको बॉक्स बना के बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, ठीक है।
फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने बताया था कि एलिमेंट लिखना है, सेकंड वाले में हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट, और लास्ट वाले में हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले हम अपने एलिमेंट मेंशन करेंगे, कौन कौन से हैं, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हमारे 3 एलिमेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में इंक्लूड है। तो हम इन तीनों एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं आयरन, फिर हम लिखते हैं ऑक्सीजन, और फिर लिखते हैं हम हाइड्रोजन। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला साइड है रिएक्टेंट वाला साइड, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 आयरन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स में दिखा देंगे अपने रिएक्टेंट वाले पोर्शन को। ये रिएक्टेंट वाला, तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट के जो भी आपके एटम्स गिवन है उनके हम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आइटम शो करेंगे। यहाँ पे क्या आयरन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन के 2 है, हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट गिवन है, देखो ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है, प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं हमारा क्या क्या गिवन है। प्रोडक्ट में हमें आयरन 3 दे रखा है, ऑक्सीजन 4 दे रखा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है। तो अब हम अपने प्रोडक्ट वाले कॉलम में आते हैं। प्रोडक्ट वाला कॉलम कौन सा है, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। देखो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट वाले कॉलम में क्या है, जिंक जो है, सॉरी यहाँ पे आयरन जो है कितना है, 2 मिला है। आयरन कितना है, 2 आया, सॉरी यहाँ पे आयरन 3 है। आयरन हमारा यहाँ पे कितना आया है, आयरन हमारा यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो अब आप इस कॉलम में बस, सॉरी आपको इस टेबल में ये देखना है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपके एलिमेंट इंक्लूड है क्या वो सेम है। अगर सेम नहीं है तो सेम कैसे करोगे। तो देखो मैं इसको जूम करती हूँ और जूम करके आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे आयरन कितना है, हमारे रिएक्टेंट में आयरन 1 है और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में 3 है। तो हम 1 को 3 बना सकते हैं, 3 को 1 तो बना नहीं सकते। तो हम 1 के साथ क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो हम 1 को 4 बना सकते हैं लेकिन 4 को 1 नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बन जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन दोनों में सेम है तो हमें हाइड्रोजन में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो कौन से कॉलम में किया था। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया है वो रिएक्टेंट में किया है। तो सेम यहाँ पे हम रिएक्टेंट वाले पोर्शन पे पहुँच जाते हैं। ये रहा हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या किया था, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में क्या किया था कि जो आयरन है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो हमने इसको क्या किया था, 4 बनाना था, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो 4 मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन तो 4 हो गया लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब हाइड्रोजन को, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है तो हम इक्वल में भी 8 बनाएंगे। और 8 बनाने के लिए हम हाइड्रोजन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो गया, ये हमारा अब जाके क्या हुआ, एक बैलेंस इक्वेशन बन गया है। बस इतना सा ही आपको समझाया जाता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप बता के काफ़ी ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो बस आपको ये टेबल क्लियर हो गया। आपने क्या किया, दोनों तरफ अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करके इक्वल कर लिया, देन उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब देखो हमारे यहीं पे फिनिश हो गया है ये वीडियो। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट होगा वो आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।